हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वन बाय वन करके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपके जो केस स्टडीज हैं वो रिजॉल्व करा दूं। ये जो केस स्टडीज है इसमें मैं पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली जब मैं केस स्टडी पढ़ना स्टार्ट करूंगी तो ऑब्वियसली मोर देन 1 आवर के आसपास लग जाएगा एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक समरी आपके साथ शेयर करूंगी और समरी के बाद हम डायरेक्ट एमसीक्यू के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इस तरीके से हम अपनी केस स्टडीज को कंप्लीट करेंगे। सो आई होप अगर आपकी कुछ भी कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी अगर कोई पॉइंट आपका पेंडिंग रहता हो क्लियर करना, तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। सो केस स्टडी नंबर 1 का जो एमसीक्यू नंबर 1 है वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। उस केस स्टडी के अंदर मैंने आपको केस स्टडी की जो उस वीडियो है उसमें मैंने आपको केस स्टडी की थोड़ी समरी भी समझाई थी। मैं फिर से एक बार जो है इसको थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ कि इस केस स्टडी में क्या है। एक बार अब आप खुद से भी पढ़ना, लेकिन मैं जस्ट एक काइंड ऑफ एक समरी आपको बता देती हूँ। सो इस केस स्टडी में क्या है कि एक ए लिमिटेड कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई इन द ईयर 2010। उसकी एक होली ऑन सब्सिडरी है जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है एआईएनसी यूएसए की। फिर उन्होंने कुछ उसका ईबीडीए वगैरह दे रखा है और आपका जो एक मिनट, फिर उन्होंने उसका ईबीडीए वगैरह दे रखा है। फिर ये भी दे रखा है कि ये जो कंपनी है जो हमारी ए लिमिटेड है इसने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो है लोन वगैरह ले रखा है, इतना इंटरेस्ट का पेमेंट है। तो 94B की एप्लीकेशन भी है इस जो है इस सेक्शन के अंदर। तो ये सारा का सारा आपको दे रखा था कि किस किस से लोन लिया। $20 मिलियन अगर से लोन लिया बैंक ऑफ यूएसए से, उसको गारंटी किसी ने दी। एआईसी यूएसए होली ऑन सब्सिडरी है तो वो ऑलरेडी आपकी जो है आपकी जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाती है। तो ये आपकी पूरी जो है इस टाइप से समरी है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्योंकि ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप वहां से देख के आप उसको रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है विच ऑफ द एमसीक्यूज को क्वेश्चन टारगेट करते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 मैं ऑलरेडी आपको पहली वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, तो जिसने नहीं देखी अभी तक आप वो पिछली वीडियो को रेफर करके एमसीक्यू नंबर 1 कर सकती हैं। हमारा ये आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस आर एसोसिएटेड और डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, जो हमारा सेक्शन 92A है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वाला। यहाँ पे हम वो वाला सेक्शन का एक बार उन्होंने एप्लीकेबिलिटी पूछी थी। तो एआईएनसी यूएसए हमारा जो है ऑब्वियसली क्योंकि 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है तो इसलिए आ गया था। ए एलएलसी सिप्रस, सिप्रस वाली हमारी इसलिए आई थी, एक मिनट, ए एलएलसी सिप्रस हमारी इसलिए आई थी बिकॉज जो आपका ये था कि आपने जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए लिमिटेड के द्वारा। इंटरेस्ट ऑफ 80 करोड़ पेड टू ए एल एल सी सिप्रस, आपने ए एल एल सी सिप्रस को 80 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया ऑन द लोन ऑफ 1000 करोड़, 1000 करोड़ के लोन पे। और जो आपकी बुक वैल्यू है टोटल असेट्स की वो 1800 करोड़ है। तो आपको याद होगा कि अगर मोर देन 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स होता है तो ऑब्वियसली आपकी एसोसिएटेड डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन जाती है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका ये वाला था कि ए लिमिटेड हैड टू इनकर अ सम ऑफ 1 करोड़ एज इंटरेस्ट टुवर्ड्स अ डिलेड पेमेंट टू डबल ए लिमिटेड चाइना being its creditor for supply of raw material. 90% of raw materials required by A Limited is supplied by double A Limited China। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जो है गिवन था सेक्शन 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में, जहाँ पे डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के जो पॉइंट्स हैं ये हमारा फुलफिल करते हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डबल ए लिमिटेड चाइना। तो ये वाला ये तीनों जो है हमारे क्या बन गए थे, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बन गए थे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि अगर ए लिमिटेड डज नॉट फर्निश ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, अगर ए लिमिटेड जो है टीपी रिपोर्ट नहीं सबमिट करती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो व्हाट वुड बी द क्वांटम ऑफ पेनल्टी इम्पोजेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर सच फेलियर। तो पेनल्टी कितने की लगेगी इस केस में आपकी, अगर आप टीपी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो, अगर आप टीपी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हो तो आपकी 1 लाख की पेनल्टी लगती है विच इज अ फिक्स्ड पेनल्टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। उसके बाद आता है इन अ केस वेयर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस इज मेड सुयो मोटो बाय ए लिमिटेड, द टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी। अगर आप प्राइमरी एडजस्टमेंट वाला पॉइंट पढ़ोगे बुक से, तो प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर आपकी होती है खुद से, अगर आप करते हो सुयो मोटो मतलब आप ए लिमिटेड मतलब अगर आप खुद से करते हो ऑन योर ओन, तो जो टाइम लिमिट क्या होता है वो होता है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो 90 डेज फ्रॉम 30th नवंबर वुड बी द आंसर इन दिस केस, क्योंकि 30th नवंबर टीपी रिपोर्ट की आईटीआर फाइल करने की डेट है, वहां से 90 डेज आपको लेने हैं। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।
नाउ बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की. सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 4 सेज द एक्सेस मनी विच इज अवेलेबल विद द ए if not repatriated to India within the prescribed time and A Limited does not pay the additional income tax on such excess money, shall be deemed to be an advance made by A Limited to such A. If the primary adjustment to transfer price made by its Yomoto in its return of income is in respect of. देखो, अब ये जो एक्सेस मनी है, अगर आप रिपैट्रिएट नहीं करते हो इंडिया के अंदर, ये जो एक्सेस मनी है, जो ए के पास एक्सेस मनी आपका रह जाता है, अगर आप वो रिपैट्रिएट नहीं करते हो तो उस नॉन रिपैट्रिएशन पे आपको जो है एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है. ठीक है, मतलब आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट कब आती है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपकी जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो कब कितने से ऊपर हो, 1 करोड़ से ऊपर हो, और आपकी जो असेसमेंट ईयर है वो 16-17 से ऊपर हो. राइट. तो अब यहाँ पे अब ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, जो है हम क्या करेंगे ऑप्शंस में, अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो एडिशनल इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है वो कब आएगी, और इनडायरेक्टली ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट पूछा है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट हम लोग कब करेंगे. ठीक है, अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने के लिए हमने बोला जैसे असेसमेंट या 16-17 से ऊपर होना चाहिए, और जो आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट है 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए. ये कहाँ पे लिखा हुआ है? लेट मी शो यू दिस. एक मिनट, मैं आपको दिखा भी देती हूँ बुक में. यस, ये देखिए ऑन पेज नंबर 1.74, पेज नंबर 1.74 में नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट लिखा है कि अगर आपकी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है प्राइमरी एडजस्टमेंट, और जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो 16-17 या उससे पहले के असेसमेंट ईयर का है, तब आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मतलब 16-17 से ऊपर वाले ईयर्स में और 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए. अब इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 करोड़ तो है प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑप्शन नंबर 1 में, तो मतलब 1 करोड़ से ऊपर तो है, लेकिन असेसमेंट ये 16-17 है, तो मेरा सेकेंडरी एडजस्टमेंट हम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये देखते हैं बी. बी में क्या है? प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ है, 1 करोड़ पे ही हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ लिखा है. सेकेंड मतलब अगर 1 करोड़ तक भी आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल, तो इसलिए मेरा जो ऑप्शन नंबर बी है और डी है, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल होता है? यहाँ पे 1.05 करोड़ अगर आपकी है और असेसमेंट है 21-22 है, क्योंकि 16-17 से ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर इन दिस केस. नाउ ये वाला क्वेश्चन करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 डिस्क्लोजिंग टोटल इनकम ऑफ 20 करोड़. ठीक है, सो एक बार हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर केस स्टडी 1. वेट अ सेकेंड. केस स्टडी 1 क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका कि ए लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021. ए लिमिटेड ने जो है अपनी आईटीआर फाइल करी असेसमेंट ईयर 2021 की, और इस असेसमेंट ईयर 2021 में उन्होंने अपनी जो टोटल इनकम है वो दिखाई 20 करोड़ की. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट द एओ मेड अ प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ एंड पास्ड एन ऑर्डर ऑन 1/6/2021. अब एओ ने क्या करा? 1/6/2021 को 2 करोड़ से प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दी, मतलब इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो टोटल इनकम है असेसमेंट ईयर 2021 की ऑब्वियसली 22 करोड़ की हो जाएगी. ठीक है, मतलब 20 जमा 2 करोड़ की एडजस्टमेंट करी है तो 22 करोड़ की हो गई. द एक्सेस मनी ऑफ 2 करोड़ हैज नॉट बीन रिपैट्रिएटेड टिल डेट. अब ये जो 2 करोड़ रुपए का अमाउंट है ये अपने को वापस मंगाना है. ये जो 2 करोड़ का अमाउंट है ये हमें वापस चाहिए. वापस कब तक चाहिए? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट, जब एओ असेसमेंट करता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. सो अगर मैं 90 डेज यहाँ से देखूं तो जून
जुलाई, अगस्त, अगस्त की कोई डेट आएगी, राइट? क्या अगस्त तक मैंने रिपैट्रिएट किया? द आंसर इज नो। द एक्सेस मनी ऑफ ₹2 करोड़ हैज नॉट बीन रिपैट्रिएटेड टिल डेट। अभी तक रिपैट्रिएशन नहीं हुआ है, ठीक है? तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्राइमरी एडजस्टमेंट मेड? क्या कंसिक्वेंसेस होंगे ये जो प्राइमरी एडजस्टमेंट की गई है उसके, एंड नॉन रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जब आप इनकम निकालोगे तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? कंसिक्वेंसेस के नाम पर आपको पता है हमें इंटरेस्ट ऐड करना होता है, राइट? या फिर एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है, ठीक है? सो ये दो चीजें होती हैं कि अगर सपोज करो आप रिपैट्रिएशन नहीं करा पा रहे हो तो भाई ठीक है, भाई इनकम टैक्स पे कर दो उस चीज पे के ऊपर। और अगर आप रिपैट्रिएशन करा सकते हो और लेकिन अभी नहीं करा पाए हो तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में उतनी इंटरेस्ट इनकम लेनी पड़ेगी, ठीक है? सो इफ इट इज assumed that A Limited has opted to pay additional income tax at the rate of 20.9664% on 1 करोड़, एडिशनल इनकम टैक्स आपने 1 करोड़ पे किया है और 1/12/2021 को, एज्यूम करो कि जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग ऑफ एसबीआई है एज ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड एज ऑन 1 अप्रैल 2022 इज 9%। ओके, सो देखो असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम का बात कर रहा है ये। वेट अ सेकेंड, असेसमेंट ईयर 22-23 की इनकम का बात कर रहा है ये, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का आपको ये देखना है, जिसमें ये बोल रहा है कि 1 दिसंबर 2021 को मैंने 1 करोड़ रुपीस पे कर दिए थे। तो मैं ये बोल सकती हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, तो मैं ये बोल सकती हूँ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, यस, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 1/6/2021 से 1 दिसंबर 2021 तक तो मुझे जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 2 करोड़ पे ही करना होगा, और 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी वो मैं 1 करोड़ पे ही करूंगी, ठीक है? अब फंड लैंडिंग रेट, मुझे इंटरेस्ट अमाउंट कितना लेना है? मुझे इंटरेस्ट अमाउंट लेने के लिए बेसिकली क्या करना है, मुझे ये चेक करना होगा कि मेरा जो 1 अप्रैल 2021 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है तो उसमें 1 अप्रैल को रेट कितना था? मेरा 1 अप्रैल को रेट था यहाँ पे, मतलब 1 अप्रैल 2021 का रेट लेना है विच इज 8.5%, ठीक है? ध्यान रखना यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसका रेट लेना होता है, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर वाइज पहली अप्रैल का रेट लेना है तो 8.5% प्लस, अगर इंडियन रुपीज में होता है तो हम 3.25% ऐड करते हैं। कहाँ पे लिखा है ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ पेज नंबर वाइज। वेट, देखो 3.25% ऐड करना होता है व्हेन द वेयर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज, तो आपको 1 अप्रैल का रेट लेना है प्लस 3.25% आपको ऐड करना है। सो 3.25% जब मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर तो मेरा ये कितना आएगा, 8.5% प्लस 3.25%, ठीक है? विच कम्स टू 11.75% का रेट आया मेरा। सो 2 करोड़ का 11.75% का रेट हम लेंगे यहाँ पे। फिर वैसे तो ये निकालते हैं डेज वाइज, ठीक है? वैसे ये निकालते हैं डेज वाइज, ठीक है? क्योंकि 90 डेज आपको दे रखे ना, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपैट्रिएशन, यहाँ पे मंथ्स वाइज नहीं चलती है कैलकुलेशन इस केस में। लेकिन आप क्योंकि हम एमसीक्यू निकाल रहे हैं और एमसीक्यू में थोड़ा बहुत ऊपर मतलब थोड़ा बहुत जस्ट क्योंकि हमें रफ कैलकुलेशंस करनी है, द पॉइंट इज एमसीक्यू में अगर हम 1 बाय 1 करके चीजें देखना स्टार्ट कर देंगे तब तो हो जाएगी, बड़ी टाइम लगेगा। तो बेटर है आप क्या करो कि अब यहाँ पे देखो कि ये कितना टाइम पीरियड है यहाँ से, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने, 6/12, ठीक है?
अप्रॉक्स फिगर्स आपके आ जाएंगी और यहाँ पे दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 4/12। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 2 करोड़ का 11.75% इंटू में 6/12 प्लस 1 करोड़ का 11.75% इंटू में 4/12। तो एक बार ये करके देखो क्या आएगा आपका। मैं एक बार करके देखती हूँ इसको। 2 करोड़ का 11.75% डिवाइड बाई 2, 1 1 1 2 3 4 6 7 11,75,000 एंड देन 1 करोड़ का 1 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में 11.75% डिवाइड बाई 3,92,000 अप्रॉक्स, 391,666 अप्रॉक्स आया। इसमें मैं ऐड करूंगी 11,75,000 which comes to 15,66,667 approx 15,66,000 approx. This is the figure which I'm getting here. So मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है 15.66 approx, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है मेरा आंसर? ये ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर सी विच इज 15.645 lakhs. सो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो अगर आप आंसर भी देखोगे तो आपके ये सारे आंसर भी यहाँ पे हमारे मैच हैं। देखो पहले का मैंने सी बताया था, डी का मैंने जो सेकंड का मैंने 1 लाख फिक्स पेनल्टी बताई थी, थर्ड का डी था 90 डेज फ्रॉम दी 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, फोर्थ का सी था एंड 11th फिफ्थ का भी आपका सी ऑप्शन है। सो आई होप दिस वे आई वॉज एबल टू क्लियर योर केस स्टडी नंबर 1 का जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है। मैं अब दूसरी वीडियो में आपको मिलूंगी विच इज़ योर केस स्टडी नंबर 2 का जो वीडियो होगा उसमें, ठीक है। सो इस तरीके से कर करके आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना के 10 से 15 मिनट के वीडियोस बना के मैं आपकी जो केस स्टडीज़ हैं उसके एटलीस्ट एमसीक्यूज में सारे कवर कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उनको सॉल्व करते हुए। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप जो है अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो अपनी क्वेरीज CA.Mittal.Shivangi@gmail.com। मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप का एक जो ग्रुप लिंक है या फिर जो मोबाइल अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं वहाँ पे डाल दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट के स्टडी में मिलते हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर।